Hello everyone, welcome again on the learning platform of Super Diamond Knowledge. I also welcome you all guys in the series of analyzing the official question papers of EMRS various exam, and in this video we will discuss the answer key of subject specific section TGT Hindi. Total 80 questions are there in this section. So without any further delay, let's start our today's topic, that is DGT Hindi specific section. द फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 41 इज निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द, यानी कि हमने इनमें से शुद्ध शब्द बताना है जो सही तरीके से लिखा हुआ है, जो व्याकरणिक नियमों का पालन करते हुए सही है बिल्कुल। दृष्टव्य, सांसारिक, प्रदर्शनी, व्यवहारिक, इनमें जो गाइस व्याकरणिक दृष्टि से जो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है वो है दृष्टव्य है, यानी कि दृष्टव्य को ऐसे ही लिखा जाता है। जो सांसारिक है वो गलत लिखा हुआ है, इसमें चंद्र बिंदु की जगह सिर्फ एक बिंदु लगता है। प्रदर्शनी में जो श है इसके ऊपर छोटी की मात्रा नहीं आती, प्रदर्शनी होता है ना कि प्रदर्शिनी। व्यवहारिक में य के बाद आ की मात्रा लगती है, व्यावहारिक होता है। तो जो ये तीनों वर्ड है वो तीनों ही अशुद्ध हैं, हमने शुद्ध शब्द का चयन करना था, तो ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। प्रश्न संख्या 42 देखिए, आदि हिंदी को निम्नलिखित में से किसने वीरकाल और धर्मकाल नामक दो कालों में बांटा है? रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, या मिश्र बंधु ने, या फिर कामता प्रसाद गुरु ने? इस प्रश्न का जो सही जवाब है गाइस वो है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि रामचंद्र शुक्ल ने आदि हिंदी को वीरकाल और धर्मकाल नामक दो कालों में बांटा है। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवत 1050 से हिंदी साहित्य का आरंभ मानने वाले साहित्य इतिहासकार कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है गाइस वो है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि रामचंद्र शुक्ल ने ही हिंदी साहित्य का आरंभ 1050 संवत से माना है। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संकलन नहीं है? आधुनिकता बोध, कल्पलता, विचार और वितर्क, या फिर विचार प्रवाह? इस क्वेश्चन का जो गाइस करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि आधुनिकता बोध है जो वो हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है, उनका निबंध संकलन नहीं है। ये जो ये है वो निमल वर्मा के द्वारा लिखा गया है, निमल वर्मा की ये रचना है। और जो ये तीनों हैं कल्पलता, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह, ये तीनों ही हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध संकलन है। तो ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। आधुनिकता बोध निमल वर्मा की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाक्य रचना की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य, यानी कि जो वाक्य गलत है हमने वो छांटना है। मुझे 100 रुपये चाहिए, मुझे घर जाना है, उसके सौजन्य से यह कार्य हुआ है, मोहन तुम्हारे से नहीं डरता? इस प्रश्न का जो सही जवाब है गाइस, हमने अशुद्ध वाक्य का चयन करना है, तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। मोहन तुम्हारे से नहीं डरता नहीं आएगा, मोहन तुमसे नहीं डरता। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 46, इलाचंद्र जोशी ने अपनी किस पुस्तक के लेखन से मनोवैज्ञानिक आलोचना की शुरुआत की थी? विश्लेषण, देखा परखा, साहित्य सर्जना, या फिर विवेचना? इस प्रश्न का जो गाइस करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि साहित्य सर्जना। जो साहित्य सर्जना है उसकी जो लेखनी की थी वो इलाचंद्र जोशी ने 1940 में की थी, और जो विश्लेषण है वो 1954 में, और विवेचना 1948 में, देखा परखा 1957 में। तो जो सबसे पहले जो मनोवैज्ञानिक आलोचना की शुरुआत की थी वो इन्होंने साहित्य सर्जना नाम की पुस्तक से 1940 में, यानी कि 1940 में की थी। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 47, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नागार्जुन के उपन्यासों के बारे में सही नहीं है? वरुण के बेटे में मछुआ संघ की स्थापना होती है, बिल्कुल सही। उनके इस उपन्यास में मछुआ संघ की स्थापना के बारे में बताया गया है। बलचनामा में अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध परिश्रमी और ईमानदार किसान का संघर्ष है, ये भी बिल्कुल सही है। जो ये अगला है, रतिनाथ की चाचीन में अनमेल विवाह की समस्या को केंद्र में रखा गया है। ये स्टेटमेंट गाइस गलत है, ये कथन गलत है,
क्योंकि उसमें अनमेल विवाह की जगह विधवा विवाह की समस्या को केंद्र में रखा गया है। जो हमने सही नहीं है उसी स्टेटमेंट का चयन करना था, तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है गाइस, प्रश्न संख्या 47। जन्म काल की दृष्टि से निम्नलिखित आलोचकों का सही अनुक्रम क्या होगा? इस प्रश्न का जो गाइस सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि प्रकाश चंद्र गुप्त, रामविलास शर्मा, मुक्ति बोध और नामवर सिंह। क्योंकि इनमें हमने इनके जन्म काल के अकॉर्डिंग इनको सीक्वेंस में लगाना है। सबसे पहले प्रकाश चंद्र गुप्त, जिनका जन्म 1908 में हुआ था और मृत्यु इनकी 1970 में हुई थी। उसके बाद है रामविलास, जिनका जन्म 1912 में हुआ और नामवर का जन्म 1926 में और मुक्ति बोध का 1917 में। इस प्रकार से हमने इनको सीक्वेंस में लगाना था, तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। प्रश्न संख्या 49 देखिए, निम्नलिखित में से कहानी संग्रह और कहानीकार का असंगत मेल, यानी कि कहानीकार के साथ असंगत मेल, यानी कि उनकी मैचिंग ठीक नहीं की गई है। जानवर और जानवर मोहन राकेश, स्वर्ग और पृथ्वी धर्मवीर भारती, अभिमन्यु की आत्महत्या राजेंद्र यादव, मौत का नगर कमलेश्वर। इसका जो करेक्ट आंसर है गाइस वो ऑप्शन नंबर 4 है, यानी कि मौत का नगर कमलेश्वर। ये असंगत युग्म है और जो ये तीनों है ये तीनों ही सही है। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रेमचंद युगिन कहानी का प्रकार नहीं है? यानी कि प्रेमचंद युगिन की कहानियां हैं जो उनमें किस चीज़ की प्रधानता पाई जाती है? उनमें गाइस कथानक प्रधान कहानियां उनकी विशेषता नहीं है। शैली प्रधान, चरित्र प्रधान और वातावरण प्रधान कहानियां उनकी कहानियों की विशेषता है। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 51। निराला की साहित्य साधना नामक कृति के लेखक कौन है? रामविलास शर्मा, नंद दुलारे वाजपेयी, दूधनाथ सिंह या फिर बच्चन सिंह। गाइज इसका जो करेक्ट आंसर है गाइज वो है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि रामविलास शर्मा। और इनको 1970 में इसके लिए साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी दिया गया था। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 52। निम्नलिखित में से भारतेंदु का नाटक नहीं है, यानी कि हमने जो इनका नाटक नहीं है वो छांटना है। पद्मावती, भारत जननी, प्रेम योगिनी या फिर नील देवी। इसका जो करेक्ट आंसर है गाइज वो है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि पद्मावती। जो पद्मावती नाटक है वो मलिक मोहम्मद जायसी का लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। और जो ये तीनों ही नाटक हैं, भारत जननी, प्रेम योगिनी और नील देवी, ये भारतेंदु के नाटक हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 53। मेरी जीवन यात्रा आत्मकथा के लेखक कौन है? वृंदावन वर्मा, अमृतलाल नागर, हरिवंश राय बच्चन या फिर राहुल संकृत्यायन। प्रश्न संख्या 53 का जो करेक्ट आंसर है गाइस वो ऑप्शन नंबर 4 है, यानी कि राहुल संकृत्यायन। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 54। विसल देव रासों के रचयिता कौन है? चंद्रबरदाई, भट्ट केदार, नरपत नाहल या फिर दलपत विजय। प्रश्न संख्या 54 का जो करेक्ट आंसर है गाइस वो ऑप्शन नंबर 3 है, यानी कि नरपत नाहल। नरपत नाहल इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। अरे यायावर रहेगा याद यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन है? इसमें हमने यात्रा वृत्तांत के लेखक बताना है कि जो यात्रा वृत्तांत है वो किसके द्वारा लिखा गया है। निमल वर्मा, कुंवर नारायण, मोहन राकेश या अज्ञेय। क्वेश्चन नंबर 55 का जो करेक्ट आंसर है गाइज वो ऑप्शन नंबर 4 है, यानी कि अज्ञेय। जो ये नाटक है, यात्रा वृत्तांत है सॉरी, अरे यायावर रहेगा याद, ये अज्ञेय के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 56। मिट्टी के पुतले नामक संस्मरण रेखाचित्र के रचयिता कौन है? देवेंद्र सत्यार्थी, बनारसी दास चतुर्वेदी, रामवृक्ष बेनीपुरी, प्रकाश चंद्र गुप्त। प्रश्न संख्या 56 का जो करेक्ट आंसर है गाइज वो है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि रामवृक्ष बेनीपुरी। प्रश्न संख्या 57 देखिए, ऋण जल धन जल नामक रिपोर्टाज के लेखक कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु, अमृत राय, धर्मवीर भारती या विवेकी राय। प्रश्न संख्या 57 का जो करेक्ट आंसर है गाइज वो है ऑप्शन नंबर 1,
यानी कि जो ये रिपोर्टाज है वो फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है अतीत के चलचित्र, प्रश्न संख्या 58। अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? रामवृक्ष बेनीपुरी, महादेवी वर्मा, बनारसी दास चतुर्वेदी या शिव पूजन सहाय? प्रश्न संख्या 58 का करेक्ट आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर 2 यानी कि महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 59। सूर समाना चंद में दहूं किया घर एक, मन की चिंता तब भया कछु पुरबिला लेख। काव्य पंक्तियों के रचयिता कौन है? नामदेव, दादू, कबीर या फिर रैदास? इसका जो करेक्ट आंसर है गाइस वो ऑप्शन नंबर 3 है, यानी कि ये कबीर के दोहों से लिया गया है। ये पंक्तियाँ कबीर के दोहों से ली गई हैं। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 60। हिंदी कवियों में मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? दिनकर को, भिखारी ठाकुर को, विद्यापति को या फिर नागार्जुन को? इस प्रश्न का जो सही जवाब है गाइस वो है विद्यापति। विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है। प्रश्न इसका जो ऑप्शन नंबर 3 है करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस वर्ष लाई गई है? 2020, 2022, 2016 या फिर 2018? इस प्रश्न का जो गाइस करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 यानी कि जो न्यू एजुकेशनल पॉलिसी है NEP 2020 ये 2020 में लाई गई है। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है प्रश्न संख्या 62। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में वंचित बच्चों की अधिकता वाले क्षेत्रों में स्कूलों में छात्र शिक्षक अनुपात से कम रखा गया, यानी कि किससे कम रखा गया है? वो 62 का जो करेक्ट आंसर है गाइस वो ऑप्शन नंबर 1 है, यानी कि 30:1, यानी कि 30 बच्चों से ज़्यादा किसी भी हालत में किसी भी टीचर के पास बच्चे नहीं होने चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 63। भारत सरकार द्वारा 1986 में लाई गई शिक्षा से संबंधित नीति का नाम क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति या फिर भारतीय शिक्षा नीति? प्रश्न संख्या 63 का जो करेक्ट आंसर है गाइस वो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 64 देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सापेक्ष भाषा, कला और संस्कृति के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? हमने जो स्टेटमेंट सही नहीं है वो बताने की कौन सी सही नहीं है। संस्कृति का प्रसार करने का सबसे प्रमुख माध्यम कला है, बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। व्यक्तिगत और सामाजिक कल्याण के लिए सांस्कृतिक जागरूकता और अभिव्यक्ति का योगदान महत्वपूर्ण है, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। भाषा संस्कृति का समृद्ध भंडार है, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। लेकिन भारतीय कला और संस्कृति का संवर्धन केवल, अब जो ये केवल वर्ड आ गया ये इसको नेगेटिव बना रहा है। ये भाषा, कला और संस्कृति के बारे में कथन सही नहीं है और हमने सही नहीं है जो उसको ही छांटना था। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 65। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय शिक्षा नीति की विशेषता नहीं है? बहुभाषिकता, बिल्कुल सही। बहुभाषिकता के ऊपर बात कही गई है कि मल्टीलिंगुअलिज्म को एज एन एसेट लेना है, यानी कि एक साधन के रूप में लेना है, ना कि उसको एक बैरियर के रूप में। तकनीक की अपेक्षा व्यक्तिगत प्रयास पर बल, यानी कि इसमें इस पे इतना बल नहीं दिया गया था। अवधारणात्मक समझ पर बल, यानी कि उसके ऊपर जोर दिया गया था कि यानी कि बच्चों को कंसेप्चुअल क्लैरिटी करवाई जाए। रचनात्मक और तार्किक सोच, ये भी बिल्कुल सही। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर 2 है। अगला प्रश्न है शिक्षा शास्त्र क्या है? एक, शिक्षा शास्त्र शिक्षण प्रशिक्षण है, मार्गदर्शन एवं परामर्श है, शिक्षा व्यवस्था है या शिक्षण अधिगम है? इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है गाइस वो है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि जो पेडागोजी है वो एक प्रकार से टीचिंग के लिए ट्रेनिंग, यानी कि जो टीचर को ऐसे गाइड किया जाना कि उसे बच्चों को कैसे ट्रीट करना है, कैसे उसको पढ़ाना है, पढ़ाने का तरीका क्या होना चाहिए, पढ़ाने के लिए उसे कौन से मेथड इस्तेमाल करनी चाहिए, तो यही है शिक्षा शास्त्र। प्रश्न संख्या 67 देखिए भाषा कौशल का प्रमुख प्रकार नहीं है? श्रवण कौशल, बिल्कुल सही। चिंतन कौशल, ये भाषा कौशल का प्रकार नहीं है। लेखन कौशल भी इसका एक प्रकार है और वाचन कौशल भी। इसको हम LSRW से याद रख सकते हैं, ये इसका जो कोड वर्ड है जिसका हम इसको याद रख सकते हैं। L फॉर लिसनिंग, S फॉर स्पीकिंग, R फॉर रीडिंग एंड W फॉर राइटिंग, यानी कि सु बो पा ली, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये इसका क्रम होता है लैंग्वेज स्किल्स का। और चिंतन कौशल ऐसा कोई कौशल नहीं होता जो भाषा कौशल के अंतर्गत आए, और हमने जो नहीं आता वही छांटना था। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा।
अगला प्रश्न है, शिक्षण की विधियों का प्रकार नहीं है, यानी कि जो ये टीचिंग के लिए कौन सी मेथड नहीं होती। शिक्षक केंद्रित यानी कि टीचर सेंटर्ड बिल्कुल होती हैं। सामग्री केंद्रित ये भी बिल्कुल होती हैं। मटेरियल सेंटर्ड जैसे हम ऑडियो विजुअल एड्स हो गए, ऑडियो एड्स हो गए, विजुअल एड्स हो गए। श्यामपट स्वेपट केंद्रित प्रणाली ऐसी कोई प्रणाली नहीं होती। शिक्षार्थी केंद्रित भी विधि होती है। जो नहीं है हमने वही बताना था, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर 3 है। प्रश्न संख्या 69 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे के शारीरिक विकास का संकेतक है। मात्रात्मक होता है, ये गुणात्मक होता है, निषेधात्मक होता है या सकारात्मक होता है। यानी कि जो बच्चे का शारीरिक विकास है वो मात्रा में होता है, उसको हम माप सकते हैं। विकास गुणात्मक भी नहीं होता, निषेधात्मक भी नहीं होता और ना ही सकारात्मक होता। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 70 देखिए, शिक्षा में अधिगम प्रक्रिया में अभिवृद्धि के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग को कहा जाता है। रेडियो और टेलीविज़न, आईसीटी, संचार प्रौद्योगिकी या फिर सूचना प्रौद्योगिकी। इसमें प्रौद्योगिकी के लिए जो कहा जाता है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अभिवृद्धि के लिए, यानी कि जो अधिगम की प्रोसेस है उसको अच्छे से उसको और सुधार करने के लिए जो प्रौद्योगिकी उपयोग में लाई जाती है उसको क्या कहा जाता है, उसको गाइस आईसीटी कहा जाता है। और आईसीटी की फुल फॉर्म होती है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ये दोनों ही अपने आप में इंक्लूड हो गई। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। प्रश्न संख्या 71 देखिए, जॉन डीवी के अनुसार विद्यालय एक संस्थान है। जॉन डीवी विद्यालय को कैसा संस्थान मानते हैं? पर्यावरणविक, मनोविश्लेषणात्मक, सामाजिक या फिर दर्शनात्मक? वो स्कूल को एक सामाजिक संस्थान मानते हैं और एजुकेशन को वो एक सोशल प्रोसेस मानते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला है प्रश्न संख्या 72, जैसे लोग बड़े होते जाते हैं अधिगम की डैश का ह्रास होने लगता है। गति का, मात्रा का, गुणवत्ता का या फिर सतता का? प्रश्न संख्या 72 का जो करेक्ट आंसर है गाइस वो ऑप्शन नंबर 1, यानी कि जो उनकी स्पीड कम होती जाती है। यानी कि जब भी जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती जाती है वो बूढ़ा हो जाता है, उसकी सीखने के प्रति इतनी लालसा नहीं रहती, ना ही वो इतना सीख पाता जब तक उसके अंदर कोई सीखने की लगन ना हो। तो उसकी जो गति का ह्रास होने लगता है। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं। प्रस्तुत कथन किस अधिगम सिद्धांत पर आधारित है? शास्त्रीय प्रतिकूलन पर, अंतर्दृष्टि पर, परीक्षण और त्रुटि विधि पर, शास्त्रीय अनुकूलन पर? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि परीक्षण और त्रुटि विधि पर। यानी जब हम गलतियां कर करके सीखते हैं तो वो ट्रायल एंड एरर मेथड होता है जो कि थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है। प्रश्न संख्या 74 देखिए, यदि एक विशेष क्षमता अधिक बार उपयोग में लाई जाए तो वह मजबूत हो जाएगी, आधारहीन हो जाएगी, महत्वहीन हो जाएगी या फिर कम महत्वपूर्ण हो जाएगी? इस प्रश्न का जो सही जवाब है गाइस वो है मजबूत हो जाएगी। जैसे कहा जाता है प्रैक्टिस मेक मैन सक्सेसफुल। जैसे जैसे हम किसी भी क्षमता को बार बार उपयोग में लाएंगे तो उसमें और भी सुधार होगा, वो और भी मजबूत हो जाएगी। अगला प्रश्न है गाइस क्वेश्चन नंबर 75, जॉन डीवी के अनुसार छात्रों को निम्नलिखित में से किसके लिए अवश्य तैयार करना चाहिए? शोध के लिए कि वो रिसर्च कर पाएं, उद्यमता के लिए, वर्तमान जीवन के लिए, भविष्य के जीवन के लिए? इस प्रश्न का जो सही आंसर है गाइस वो है उद्यमता के लिए, यानी ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 76 से लेकर जो 80 हैं उनके आंसर देने के लिए हमने इस गद्यांश को पढ़ना है और इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित जो प्रश्न दिए गए हैं, यानी कि जो 76 से लेकर के 80 तक के टोटल 5 क्वेश्चन आर देयर इन दिस सेक्शन, तो उनके आंसर हमने देने हैं। चलिए गद्यांश पढ़ना स्टार्ट करते हैं। भारत में गाँव का विकास बहुत तेजी के साथ हुआ है, फिर भी अभी बहुत सा काम होना बाकी है। यानी कि ग्रामीण इलाकों का विकास है वो बड़े तेजी से हो रहा है, लेकिन फिर भी कुछ बहुत से काम होने बाकी हैं। परिणाम स्वरूप आधुनिकता और ग्रामीण अर्थतंत्र के इस परिवर्तन ने हर गांव की मानसिकता और पारंपरिक आचार व्यवहार को भी प्रभावित किया है। हमारे गांव में भी यही स्थिति है। हर गांव की तरह हमारे गांव की मिट्टी में भी कुछ ऐसी आत्मीय सुगंध है, जैसे ही गांव की याद आता है वह सुगंध मेरे आसपास महकने लगती है। यही कारण है कि गांव की जो ये सुगंध है बार बार मुझे यहाँ खींच लाती है। अपने अशिक्षित और गरीब आत्मीय जनों से मिलकर, उनके सुख दुख में शामिल होकर मुझे जो
यहाँ सुख और चैन मिलता है। साथ ही कुछ ऐसा भी है जो मुझे अंदर तक कचोट जाता है, कष्ट देता है। वह है शहर और गांव के बीच बढ़ता अंतर। बहुत सी बातों में समानता होते हुए आज भी गांव में शहर जैसी सुख सुविधाओं का अभाव है। यानी कि बहुत सारी बातें सिमिलर हो गई हैं अब तो, जो रूरल एरियाज़ और अर्बन एरियाज़ हैं, लेकिन फिर भी गांव में कुछ न कुछ सुख सुविधाओं का अभाव है। रोजगार के अवसरों की कमी, यानी कि रोजगार नहीं मिल पाता युवाओं को, इसी वजह से युवा शहर की तरफ पलायन करते हैं और फिर वहीं बस जाते हैं। शहर की चकाचौंध उनको गांव वापस आने से रोकती है। बच्चे शहर चले जाते हैं, बच्चियों की शादी हो जाती है और वे भी अपने ससुराल चली जाती हैं तथा बुजुर्ग गांव में रह जाते हैं। कई बार मुझे लगता है कि गांव की प्रगति, विकास और समृद्धि में हमारे जैसे शिक्षित संपन्न लोगों का क्या योगदान है, जबकि हम गांव से ही निकलते हैं। यानी कि वो जो स्पीकर है इसका जो वर्णन करता है, वो विचार कर रहा है कि हमारा कितना योगदान है गांव के विकास में, क्योंकि हम जो गांव में रहकर, गांव में पल बढ़कर शहर चले जाते हैं, वहीं बस जाते हैं, वहीं के होकर रह जाते हैं और वापस गांव लौट कर नहीं आते, तो वो खुद को एनालाइज कर रहा है कि हमारा कहीं क्या योगदान है, जबकि हम इस गांव से ही निकले हैं। अब गाइस हम इसके क्वेश्चन देखते हैं। बड़ा ही आसान सा गद्यांश था ये। गांव के युवा शहर पलायन कर जाते हैं। गांव में मनोरंजन के साधनों का अभाव है। गांव में रोजगार के अवसरों का अभाव है। शहर में सुख सुविधाएं ज़्यादा हैं या शहर में पढ़ाई के साधन अधिक हैं। इस प्रश्न का जो सही आंसर गाइस वो है गांव में रोजगार के अवसरों का अभाव है। इसी वजह से जो गांव के युवा है वो शहर की तरफ पलायन कर जाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 77। लेखक बार बार गांव चला जाता है क्योंकि गांव की सुगंध उसको आकर्षित करती है, उसको गांव बहुत अच्छा लगता है, शहर में उसका मन नहीं लगता, या फिर गांव में उसके माता पिता रहते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है गाइज वो है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि जो गांव की सुगंध है वही उसको अट्रैक्ट करती है, वही उसको वहां पर खींचती है। प्रश्न संख्या 78। लेखक को सुख चैन मिलता है खेत खलिहानों में भ्रमण करके, आत्मीयजनों के सुख दुख में शामिल होकर, गांव से दूर रहकर, या आत्मीयजनों के संपर्क से। इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है गाइज वो है आत्मीयजनों के सुख दुख में शामिल होकर उसको सुख चैन मिलता है। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला प्रश्न है लेखक क्या सोचता है। वो लास्ट में जो गद्यांश की आखिरी लाइनें हैं उनमें क्या सोचता है लेखक कि गांव की प्रगति, विकास और संपन्नता में उसका क्या योगदान है। गांव में बैंक नहीं खुला, गांव में विद्यालय खुलना चाहिए, गांव में अस्पताल खुलना चाहिए। इसका जो करेक्ट आंसर है गाइज वो ऑप्शन नंबर 1 है, यानी कि गांव की प्रगति, विकास और संपन्नता में उसका क्या और कितना योगदान है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। प्रश्न संख्या 80 देखिए। आधुनिकता और ग्रामीण अर्थतंत्र के परिवर्तन से मानसिकता और पारंपरिक आचार व्यवहार प्रभावित हुए हैं। गांव के विकास की झलक मिलती है, गांव की स्थिति का पता चलता है, शहर की स्थिति का पता चलता है। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 81। निम्नलिखित में स्वर संधि वाला शब्द कौन सा है। षडानंद, भानुदय, अजंत या फिर सदानंद। इसमें जो गाइज प्रश्न संख्या 81 का जो करेक्ट आंसर है गाइज वो है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि भानु जमा उदय। स्वर के बाद स्वर आने से जो परिवर्तन होता है, भानु को जब हम लिखते हैं भानु जमा उदय, यानी कि ऊ, ये स्वर संधि का उदाहरण है। लेकिन जो इसके अलावा षडानंद यानी कि सट जमा आनंद, इसमें व्यंजन संधि का उदाहरण है ये। अजंत अच जमा अंत, ये भी व्यंजन संधि का उदाहरण है। और सदानंद यानी कि सत जमा आनंद, ये भी व्यंजन संधि का उदाहरण है। हमने स्वर संधि वाला शब्द छांटना था, तो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसमें तत्पुरुष समास नहीं है। देशाटन, कामकाज, ग्रामवास, निशाचर। देशाटन में गाइज यानी कि देश में अटन, ये अधिकरण तत्पुरुष का उदाहरण है। कामकाज में गाइज द्वंद्व समास है, यानी कि इसमें तत्पुरुष समास नहीं है। ग्रामवास यानी कि ग्राम में वास, गांव में वास, ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है, अधिकरण तत्पुरुष का। निशाचर होता है गाइज जो रात में विचरने वाला, यानी कि राक्षस, ये भी तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू मी इसके 2 ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं, ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4,
क्योंकि देशाटन और ग्रामवास दोनों में ही तत्पुरुष समास है, और जिनमें तत्पुरुष समास नहीं है हमने वो वर्ड छांटना था। देशाटन यानी कि देश में अटन, ये भी अधिकरण तत्पुरुष है। ग्रामवास यानी कि गांव में वास, ये भी अधिकरण तत्पुरुष है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 83, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? कम जानने वाला अल्पज्ञ, बिल्कुल सही, कम जानने वाले को अल्पज्ञ बोलते हैं। कम अकल वाला मूर्ख, ये भी सही है। कीर्तिमान पुरुष, ये भी सही है, यशस्वी। कम बोलने वाला, अल्पभाषी की बजाय इसमें मितभाषी शब्द यूज किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही जवाब होना चाहिए। प्रश्न संख्या 84 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विलोमार्थी शब्द युग्म असंगत है? स्वतंत्रता, परतंत्रता, ये बिल्कुल सही है। योग्य, अयोग्य, ये भी सही है। विश्वास का अपोजिट अविश्वास। लेकिन प्रदान और संप्रदान, ये विलोमार्थी शब्द युग्म असंगत हैं और हमने असंगत ही छांटना था। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 85 देखिए, निम्नलिखित में से असव का पर्यायवाची नहीं है? तुरंग, तुरंगम, वाजी है। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 यानी कि तुरंगम। तुरंगम होता है एक प्रकार से जल्दी चलने वाला। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। तुरंग, वाजी है, घोड़ा, घोटक, ये सब इसके पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है गाइस, निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द नहीं है, यानी कि जो तत्सम शब्द नहीं है हमने वो छांटना है। कवि, राय, राजा, पिता। इसका जो करेक्ट आंसर है गाइस वो है पिता, यानी कि तत्सम शब्द नहीं है, ये तद्भव शब्द है। इसका जो तत्सम शब्द होगा वो पितृ होगा, जिसको ऐसे लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 87, शुभकामना पत्र लिखा जाता है कार्य पूर्ण करने के उपरांत, संवेदना व्यक्त करने के लिए, समारोह में सम्मानित होने के लिए, कार्य प्रारंभ करने के लिए। जो शुभकामना पत्र होता है गाइज वो संवेदना व्यक्त करने के लिए लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 88, निम्नलिखित में से आर्य भाषाओं में सम्मिलित नहीं है? कौन सी है मतलब जो कि आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है? फारसी, यूनानी, अंग्रेजी या अरबी? इस प्रश्न का जो सही जवाब है गाइस प्रश्न संख्या 88 का वो है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि अरबी भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है। प्रश्न संख्या 89, अंग फूले न समाना मुहावरे का निम्नलिखित में से सटीक अर्थ है? परीक्षा पास कर लेना, अच्छे काम की सूचना मिलना, बहुत प्रश्न होना या बहुत लाभ मिल जाना। इस प्रश्न का सही जवाब है गाइस वो ऑप्शन नंबर 3 यानी कि अंग फूले न समाना, यानी कि बहुत खुश होना, बहुत प्रश्न होना। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला है प्रश्न संख्या 90, निम्नलिखित में से वर्तने की दृष्टि से अशुद्ध शब्द? विकास, ये बिल्कुल सही, इसको वैसे ही लिखा जाता है। व्यापार, ये भी सही है, लेकिन जो ये दुष्कर वर्ड है ये वर्तने की दृष्टि से गलत लिखा हुआ है। नाश भी ऐसे लिखा जाता है। व्यापार और विकास ये तीनों शब्द सही हैं। दुष्कर गाइस ऐसे लिखा जाता है, इसमें ये वाली शय यानी कि जो पेट पटा वाली शय बोलते हैं वो आधी शय होकर के यूज होती है, ये गलत लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 91 देखिए, निम्नलिखित में से एकार्थी शब्द है? एकार्थी शब्द क्या होता है गाइस? यानी कि जिसका एक अर्थ हो। मत, मित्र, दक्षिण या फिर पद। इस प्रश्न का जो सही आंसर है गाइस प्रश्न संख्या 91 का वो है मित्र, यानी कि ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर है। मत का मीनिंग होता है गाइस एक प्रकार से वोट, नहीं की सेंस में यूज किया जाता है। मत विचार को बोलते हैं, लेकिन जो मित्र होता है वो मित्र, सखा या फिर दोस्त के लिए बोला जाता है, यानी कि इसका एक ही मीनिंग होता है, एक अर्थी शब्द है ये। दक्षिण का अर्थ होता है गाइस दाहिना, दक्षिण दिशा, तो इस प्रकार से इसके दो अर्थ हो गए, ये अनेकार्थी बन गया। पद होता है पैर, पाँव, डग, और वाक्य के भाग को भी पद बोला जाता है, तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर 2 है। अगला प्रश्न है, उपसर्ग के आधार पर असंगत शब्द का हमने बताना है कि उपसर्ग के आधार पर कौन सा गलत है। वीर, उपसर्ग क्या कौन होता है, कौन सा वर्ड होता है उपसर्ग? जो आगे लगता है। प्रचार, ये बिल्कुल सही है, प्रचार का उपसर्ग प्र है। अपयश का उपसर्ग अप है, ये भी बिल्कुल सही है। आदान का उपसर्ग आ है, लेकिन वी और वीर ये गलत है। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा।
प्रत्यय की दृष्टि से निम्नलिखित शब्दों में असंगत युग्म कौन सा है? गरम, गर्मी। अब जो गर है इसमें ये गलत है। प्रश्न संख्या 93 का जो करेक्ट आंसर है गाइस वो ऑप्शन नंबर 1 ही है, क्योंकि ये प्रत्यय की दृष्टि से गलत है, क्योंकि प्रत्यय होता है जो वो पीछे लगता है। कला में प्रत्यय कार पीछे लगा, ये भी सही है। डिब्बा जमा इया, डिबिया, ये भी सही है। पहाड़ जमा ई, पहाड़ी, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है लिंग के आधार पर असंगत शब्द युग्म, यानी कि लिंग बदलो में देखिए कौन सा गलत है इनमें से। देवर, देवरानी, ये बिल्कुल सही है। पंडित, पंडितनी, ये गलत है। पंडित का जो अगर हम लिंग बदलते हैं तो वो पंडिताइन होता है, जिसको ऐसे लिखा जाता है पंडित आइन, ऊपर ये बिंदु ऐसे लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। घंटा, घंटी, ये भी सही है। लोटा, लुटिया, ये भी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 95। 4 चौकन्ने सिपाहियों ने चोर को पकड़ लिया के रेखांकित अंश में पदबंध है। इसमें हमने पदबंध छांटना है। विशेषण पदबंध होता है, यानी कि जब पदबंध का जो आखिरी भाग होता है वो विशेषण होता है। क्रिया विशेषण में क्रिया की विशेषता बताने वाला पदबंध होता है। क्रिया पदबंध जो क्रिया पर आकर रुक जाए। संज्ञा पदबंध जो संज्ञा पर। अब देखिए आप जो ये अंडरलाइन किया हुआ है वो सिपाहियों पर आकर रुक गया है, यानी कि ये संज्ञा पदबंध है। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 96। निम्नलिखित में से कौन सी रचना केशवदास द्वारा लिखित नहीं है? रसिक प्रिया, हित तरंगिनी, रामचंद्रिका या फिर कवि प्रिया। प्रश्न संख्या 96 का जो करेक्ट आंसर है गाइज वो ऑप्शन नंबर 2 है, यानी कि हित तरंगिनी। जो ये हित तरंगिनी है वो केशवदास के द्वारा नहीं लिखी गई है। जो हित तरंगिनी है वो कृपा राम के द्वारा लिखी गई है। कवि प्रिया, रामचंद्रिका और रसिका प्रिया, ये तीनों ही केशवदास के द्वारा लिखी गई हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 97। जाके प्रिय ने राम वैदेही तुलसी ने किस रचना में कहा है? विनय पत्रिका में, रामचरितमानस में, कवितावली में या फिर दोहावली में। प्रश्न संख्या 97 का जो करेक्ट आंसर है गाइज वो ऑप्शन नंबर 1 है, यानी कि विनय पत्रिका में उन्होंने ये कहा है जाके प्रिय ने राम वैदेही। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 98। गोस्वामी के प्रादुर्भाव को हिंदी काव्य के क्षेत्र में चमत्कार समझना चाहिए। तुलसीदास के संबंध में उपयुक्त कथन किस आलोचक का है? रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, जॉर्ज ग्रियर्सन का या फिर मिश्र बंधु का। प्रश्न संख्या 98 का जो करेक्ट आंसर है गाइज वो ऑप्शन नंबर 1 है, यानी कि जो ये स्टेटमेंट है वो रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा दी गई है तुलसीदास के बारे में। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 99। प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से अष्टछाप के कवियों में कौन से कवि शामिल नहीं है? नंददास, धर्मदास, कुंभनदास और परमानंद दास। इसके जो प्रश्न संख्या 99 का करेक्ट आंसर है गाइज वो ऑप्शन नंबर 2, यानी कि जो धर्मदास हैं वो अष्टछाप के कवियों में शामिल नहीं है। अष्टछाप के में 8 कवि शामिल हैं, जिनमें 4 हैं जो वो वल्लभ के शिष्य हैं और 4 विठलनाथ के शिष्य हैं। जो वल्लभ के शिष्य हैं गाइज उनमें सूरदास, परमानंद दास और कुंभनदास, कृष्णदास हैं, जबकि विठलनाथ के शिष्यों में नंददास, चतुर्भुजदास, गोविंद स्वामी और चीत स्वामी शामिल है। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। धर्मदास है जो वो अष्टछाप के कवियों में शामिल नहीं है। प्रश्न संख्या 100 देखिए। निम्नलिखित में देव की रचना नहीं है? रसराज, भवानी विलास, भाव विलास या फिर अष्टयाम। प्रश्न संख्या 100 का जो करेक्ट आंसर है गाइज वो ऑप्शन नंबर 1 है, यानी कि रसराज इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 101। माला फेरत जुग भया गया न मन का फेर, कर का मन का डारिये मन का फेर। काव्य पंक्तियों में अलंकार कौन सा है? इसमें अलंकार पूछा गया है। उपमा, अनुप्रास, श्लेष या फिर यमक। इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो यमक अलंकार है, क्योंकि जो इसमें मन का कई बार वर्ड यूज हुआ है, लेकिन हर बार इसका जो मीनिंग है वो अलग है। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। यमक अलंकार है इन पंक्तियों में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 102। अंधा युग नाटक के रचयिता कौन है? मोहन राकेश, शंकर शेष,
धर्मवीर भारती, रांगेय राघव। प्रश्न संख्या 102 का जो करेक्ट आंसर है गाइज वो ऑप्शन नंबर 3 है, यानी कि जो ये नाटक है अंधा युग वो धर्मवीर भारती के द्वारा लिखा गया है और ये बड़ा ही प्रसिद्ध नाटक है। प्रश्न संख्या 103, संस्कृत के 4 अध्याय नामक पुस्तक के लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त, जवाहरलाल नेहरू, जयशंकर प्रसाद या रामधारी सिंह दिनकर। प्रश्न संख्या 103 का जो सही जवाब है गाइज वो ऑप्शन नंबर 4 है, यानी कि जो ये पुस्तक है संस्कृति के 4 अध्याय वो रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखी गई है। प्रश्न संख्या 104, पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है बुंदेली, बघेली, हरियाणवी, खड़ी बोली। इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर गाइस ऑप्शन नंबर 2 है, बघेली। बुंदेली, हरियाणवी और खड़ी बोली ये तीनों ही पश्चिमी हिंदी की बोली हैं, लेकिन जो ये बघेली है ये इसकी बोली नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में अज्ञेय का निबंध संकलन नहीं है कि कौन सा है जो अज्ञेय के द्वारा नहीं लिखा गया। आत्मनिपात, लिखी कागद कोरे, साहित्य और संस्कृति, आलवाल। प्रश्न संख्या 105 का जो करेक्ट आंसर है गाइस वो ऑप्शन नंबर 2 है, लिखी कागद कोरे, अज्ञेय का निबंध संकलन नहीं है। ये रचना फणीश्वर नाथ रेणु की लिखी हुई है। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। प्रश्न संख्या 106 देखिए, संज्ञा से संज्ञा शब्दों में असंगत है रस्सा, रस्सी, धर्म, धार्मिक, खाट, खटिया, लठ, लठिया। जो ये तीनों हैं गाइस ऑप्शन 1, 3 एंड 4 ये तीनों ही सही हैं, लेकिन जो 2 है ये संज्ञा से संज्ञा नहीं बनी, ये संज्ञा से विशेषण बना है, क्योंकि धर्म से धार्मिक, धर्म एक संज्ञा है और धार्मिक होना एक विशेषण है। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 107, महाराणा का महत्व किसकी रचना है श्याम नारायण पांडेय, मुकुटधर पांडेय, जयशंकर प्रसाद या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इस प्रश्न का सही जवाब गाइस ऑप्शन नंबर 3 है, यानी कि जयशंकर प्रसाद ही रचना है ये। प्रश्न संख्या 108 देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को संघ की राजभाषा स्वीकार किया गया है अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 40 या फिर अनुच्छेद 41। इस प्रश्न का जो सही जवाब है गाइस वो ऑप्शन नंबर 2 है, अनुच्छेद 43। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 109, सघन कुज छाया सुखद, शीतल मंद समीर, मन हवै जात अजो वह, वाह जमुना के तीर। उपयुक्त दोहे के रचनाकार कौन है? इसके ऑप्शन देखिए गाइस, घनानंद, सेनापति, रसखान या फिर बिहारी। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि जो ये दोहा है वो बिहारी जी के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 110, साकेत के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद या फिर तुलसीदास। प्रश्न संख्या 110 का जो करेक्ट आंसर है गाइस वो ऑप्शन नंबर 1 है, साकेत के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त हैं। निम्नलिखित में से कौन सी घनानंद की रचना नहीं है कोक सागर, छत्रप्रकाश, सुजान सागर या रस के लिवकलरी। प्रश्न संख्या 111 का जो करेक्ट आंसर है गाइस वो है छत्रप्रकाश। प्रश्न संख्या 112 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है अंग्रेजी, गुजराती, मराठी, हिंदी। प्रश्न संख्या 112 का जो करेक्ट आंसर है गाइज वो ऑप्शन नंबर 1 है, यानी कि अंग्रेजी। और जो गाइज वो रचना थी ऊपर छत्रप्रकाश जो इसके अंदर आई थी, जो घनानंद की रचना नहीं है, ये लाल कवि के द्वारा लिखी गई रचना है। दिस इज द एडिशनल इंफॉर्मेशन। प्रश्न संख्या 113 देखिए, उच्चारण के स्थान पर निम्नलिखित में से असंगत युग्म हमने छांटना है मूर्धन्य ठ, दंत्य ध, कंठ्य ख, तालव्य न। प्रश्न संख्या 113 का जो करेक्ट आंसर है गाइज वो ऑप्शन नंबर 4 है। ये जो युग्म है ये गलत है, इसको आप कैसे याद रख सकते हो इसकी मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ। ये वाला तो स्टेटमेंट गलत है, इसको आप कैसे याद रख सकते हो, के टी एम 2। आप इसके जो कै वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग हैं इनसे आप इनको याद कर सकते हो। के 4 यानी कि जो के वर्ग है क वर्ग, उसके बाद होता है च वर्ग, उसके बाद होता है ट वर्ग,
फिर त वर्ग और फिर प वर्ग। इनके सामने आप लिख लीजिए के ती एम 2। यानी कि जो क वर्ग है वो कंठे से बोला जाता है, च वर्ग है जो वो तालव्य से, ट वर्ग मूर्धन्य से, त वर्ग दंत्य से, प वर्ग ओष्ठ्य से। इस प्रकार से आप इस ट्रिक से इनको याद रख सकते हो। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 है। यानी कि जो तालव्य है वो, जो न है वो तालव्य में नहीं आता, न का जो उच्चारण स्थान है वो तालव्य नहीं है, वो दंत्य है। प्रश्न संख्या 114 देखिए, 252 वैष्णवों की वार्ता के लेखक कौन है? सुरती मिश्र, वैकुंठ मणि शुक्ल, विठलनाथ या फिर नाभादास। प्रश्न संख्या 114 का जो करेक्ट आंसर है गाइस वो ऑप्शन नंबर 3 है, यानी कि विठलनाथ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में एक अर्थी शब्द, यानी कि एक अर्थ वाला शब्द हमने बताना है कि एक अर्थ वाला शब्द कौन सा है। अरुण, अली, अनुराग, अभिजात। जो अरुण है गाइस, अरुण का मीनिंग होता है लाल, सूर्य, सिंदूर। यानी कि इसके तो कई सारे वर्ड मीनिंग हो गए, तो ये तो एक अर्थी नहीं है। अगला है अली। अली का मतलब होता है भौरा, मदिरा, कुत्ता। ये भी अनेकार्थी शब्द वाला अर्थ है, तो ये भी नहीं है। अनुराग का मतलब होता है प्रेम, स्नेह। ये एक अर्थ है क्योंकि इसका मतलब एक ही होता है, प्रेम और स्नेह। अभिजात का मीनिंग होता है अतिथि, कुलीन या फिर उच्च वर्ग से संबंधित। ये भी एक अर्थी शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? घर, पहाड़, मनुष्य। ये तीनों ही जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है, लेकिन जो ऑप्शन नंबर 3 है हितकारणी, ये एक ऐतिहासिक शैक्षणिक संस्थान है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है क्योंकि उसका एक नाम है ये, और पर्टिकुलर किसी चीज़ का नाम आ जाए तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण होती है। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। प्रश्न संख्या 117 देखिए, निम्नलिखित में असंगत युग्म हमने छांटना है कि इनमें से कौन सा गलत है। करण, सेठ गोविंददास, सागर विजय, लक्ष्मी नारायण मिश्र, विशाख, जयशंकर प्रसाद, उज्बक, पांडे, बेचन, शर्मा, उगल। 117 का जो करेक्ट आंसर है गाइस वो ऑप्शन नंबर 2 है। यानी कि जो ये सागर विजय रचना है वो लक्ष्मी नारायण मिश्र की लिखी हुई नहीं है, ये उदय शंकर भट्ट की लिखी हुई रचना है। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। बाकी तीनों के साथ इनके जो रचनाकार हैं वो सही लिखे हुए हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में असंगत, इनमें भी हमने असंगत ही बताना है कि इनमें कौन सा गलत है। रानी केतकी की कहानी, इंशा अल्लाह खां, माधव विलास, मुंशी सदाशुकलाल न्याज, सिंहासन बत्तीसी, लल्लूलाल, चंद्रावली, सदल मिसर। इसका प्रश्न संख्या 118 का जो करेक्ट आंसर है गाइस वो ऑप्शन नंबर 2 है, माधव विलास इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 119, गीतिका काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? सुमित्रा नंदन पंत या फिर महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसका जो करेक्ट आंसर है गाइस वो ऑप्शन नंबर 4 है, यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 120, निम्नलिखित में असंगत युग्म है। सेतुबंध, सुरेंद्र वर्मा, रक्त बीज, गिरिराज किशोर, माधवी, भीषम साहनी, बकरी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। प्रश्न संख्या जो 120 है इसका करेक्ट आंसर गाइस ऑप्शन नंबर 2 है, यानी कि रक्त बीज। और जो ये रक्त बीज रचना है गाइस ये अज्ञेय की लिखी हुई है, ये गिरिराज किशोर की लिखी हुई नहीं है। बाकी सभी रचनाओं के नाम उनके रचनाकार के साथ सही लिखे हुए हैं। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। सो गाइस ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने टीजीटी हिंदी का सब्जेक्ट स्पेसिफिक सेक्शन डिस्कस किया। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो बेल आइकन है उसको दबा के रखें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। सो मीट यू इन द नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।